इसके अलावा ये पता लगा कि उसी घर के बाजू वाले घर में एक हाउस हेल्प था और वो उस क्राइम के दिन से ही गायब था, बट वो पर्सन कहाँ गया, कौन था, किसी को नहीं पता चला। और आज भी ये क्वेश्चन ही है कि जिसको हमने फांसी दे दी, क्या उसने ही ये रेप और मर्डर करा था। सो ये सॉल्व होने के बाद भी अनसॉल्व ही रह गया। और कोई नेक्स्ट केस आप डिस्कस करना चाहो? सो बहुत सारे केसेस अनसॉल्व भी है, जैसे कि हमने बात करी थी कि हर एक केस सॉल्व हो सकता है अगर प्रॉपर एविडेंसेस कलेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए एंड फोरेंसिक टेक्निक्स की यूज़ किया जाए। हर एक एग्जाम में फोरेंसिक टेक्निक्स की हेल्प ली जाए। सो अनसॉल्व केसेस तो बहुत है। एक ऐसा केस मैं बताती हूँ जो कि सॉल्व होने के बाद भी अनसॉल्व रह गया। अच्छा, ठीक है। तो कोलकाता का केस है, 1990 का केस है, हेतल पारेख। सो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, 10th क्लास में पढ़ती थी, फैमिली बहुत रिच थी एंड वो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे एंड उसकी जो मदर थी बहुत धार्मिक थी, वो डेली मंदिर जाती थी। एक उसका भाई था जो कॉलेज में था, उसके पापा का बिजनेस था। सो वो एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते थे और एक दिन अगेन डेली की तरह उसकी मम्मी पूजा करने जाती है। सो वो एग्ज़ाम दे के आई होती है, बहुत एक्साइटेड, जैसे हम एग्ज़ाम दे के आते हैं बचपन में, हम हमारी मदर्स को बताते थे ऐसा बनाया ये क्या। वो बहुत खुश थे, अपनी मदर को बता रही होती है। तो फिर वो कहती है हाँ चलो बढ़िया, तुम खाना खाओ, मैं मंदिर से आती हूँ। एंड अपनी सेम टाइमिंग पे वो मंदिर चली जाती है। जब वो मंदिर से वापस आती है, वो गेट नॉक करती है, हेतल हेतल, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब फिर वो परेशान हो जाती है कि क्या हो गया, क्यों नहीं रिस्पॉन्स करी। तो फिर वो थोड़ा और फोर्स करती है कि हेतल गेट खोलो, गेट खोलो। फिर तब भी गेट नहीं खुलता तो वो गार्ड को बुला के लाती है। आसपास के घर वाले बाहर आ जाते हैं कि गेट नहीं खुल रहा। फिर गेट तोड़ा जाता है। उसकी माँ इतनी परेशान हो जाती है, वो भाग के अंदर जाती है हेतल के रूम में। हेतल की बॉडी लाइफलेस, बिना कपड़ों के, ब्लड ऑल अराउंड, और बहुत ही बुरा सा क्राइम सीन है। उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं, वो पागल हो जाती है कि उनकी बेटी के साथ ये क्या हो गया। वो रोते हुए अपनी बेटी की बॉडी को खींच के हॉल तक ले आती है एंड वो उसको उठाने की कोशिश करती है, बट फिर वो नहीं उठ रही, अनरिस्पॉन्सिव, लाइफलेस। तो उनके ही अपार्टमेंट में उनके ही बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में एक डॉक्टर रहते थे। सो उनको बुलाते हैं कि प्लीज़ आओ हेल्प करो। तो वो चेक करके बताते हैं कि हेतल अब जिंदा नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। फिर उसके पापा को कॉल करते हैं, भाई को कॉल करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये करते हैं कि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करा। डिस्कवर करा, बॉडी डिस्कवर करी, आसपास के लोग, फैमिली मेम्बर सारे क्राइम सीन पे गैदर हो गए, जस्ट लाइक आरुषि हेमराज मर्डर केस। सो इस वजह से बहुत प्राइमरी एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो गए। फिर 3 घंटे के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस आई, उन्होंने क्राइम सीन सीज करा, एविडेंसेस कलेक्ट करे। एविडेंसेस में सबसे प्राइम एविडेंस था जो हेतल की बॉडी में सीमेन सैंपल मिला था, वो कलेक्ट किए गए। एक छोटा सा बटन मिला, शर्ट का बटन, पिंक कलर का। इसके साथ एक टूटी हुई चेन मिली। इसके अलावा घर में कोई सामान इधर उधर नहीं था, कोई वैल्यूएबल चीज़ गायब नहीं थी, सारी चीज़ें अपने पास थी। उनके घर में गोल्ड भी था क्योंकि वो ज्वेलरी शॉप ओनर थे। सो कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ है, बट एक छोटी सी चेन भी क्राइम सीन पे मिलती है। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करी जाती है एंड अब ये सोचा जाता है कि एग्जैक्टली कैसे हो, और गेट अंदर से बंद था। सो अब हम सब ये सोचने लग गए कि एग्जैक्टली ये क्या हो गया। एंड जो उसकी मदर थी वो पुलिस वालों को बताती है कि इस बिल्डिंग का जो गार्ड है वो मेरी बेटी को परेशान करता था। अच्छा। वो बार बार उसको छेड़ता था, बोलता था मूवी देखने चलो, बोलता था घूमने चलो, और वो बहुत छोटी थी, 10th क्लास में ही थी। सो वो हमेशा अपनी मम्मी को आके बताती थी कि वो ऐसे बोल रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। सो उनके घर वालों ने रिटन कंप्लेंट डाली कि ये जो गार्ड है हमारी बेटी को छेड़ रहा है। सो जिस कंपनी के थ्रू वो गार्ड वहाँ पे अपॉइंट हुआ था, उस कंपनी वालों ने उसको बहुत डांटा और किसी दूसरी बिल्डिंग में जाके गार्ड की नौकरी लगवा दी और यहाँ पे नया गार्ड आ गया। सो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ तब वो गार्ड बदला जा चुका था। मतलब ये सारा जो उसको इंसल्ट करना, वहाँ से भगाना, ये सब हो चुका था। तो हेतल की माँ को ये कंफर्म था कि उसने ही करा है, उसने हमारी बेटी से बदला लिया है। वो हमारी बेटी को छेड़ता भी था। उसका नाम था धनंजय, उस गार्ड का नाम। सो धनंजय चैटर्जी। सो उसको पुलिस पकड़ती है। जैसे ही पकड़ती है वो बोलता है मैंने कुछ नहीं करा, मैं भले ही उसको परेशान करता था बट मैंने क्राइम नहीं करा है। अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि जिस दिन क्राइम हुआ था उस दिन ये धनंजय उस बिल्डिंग में आया था और वो गार्ड को ये बोल के गया था कि वो उनके घर ही जा रहा है सॉरी बोलने के लिए और उनको कन्विंस करेगा कि वो अपनी जो जिस कंपनी के थ्रू गार्ड लगा है उनको वो बोले कि उस पर
इतना हार्ड ना हो या फिर उसको इंसल्ट ना करें। सो ये बोल के वो चला गया। तो ये उसकी मम्मी को भी पता था कि वो कहीं ना कहीं आया था घर पे, और जो लिफ्टमैन था वो भी बोला कि हाँ मैंने देखा था इसको। सो सारा शक ये प्राइमरी और सिर्फ इकलौता सस्पेक्ट था, तो पुलिस उसको पकड़ती है। वो हमेशा बोलता रहता है कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, बट फिर भी पुलिस उसको पकड़ती है, तलाशी लेती है। तो उसका एक शर्ट मिलता है जिसका एक बटन रिप्लेस था। रिमेंबर मैंने बताया था क्राइम सीन से एक पिंक बटन मिलता है, तो वो रिप्लेस किया गया था। तो पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि यही है, इसने ही क्राइम करा, इसने ही मर्डर करा, रेप करा, और ये फिर भाग गया। और वो जब वो भागा ना, तो उसको ये मालूम था कि मेरे पीछे पुलिस है, तो अपनी सैलरी लेने भी नहीं गया। और उस समय 5 दिन की 4 दिन की सैलरी ये गार्ड के लिए बहुत बड़ी बात थी। सो पुलिस को कंफर्म था, उन्होंने और कोई टेस्ट नहीं करे, उसको जेल में डाला। और उस समय का ये इतना बड़ा केस था, लोग इतने दुखी थे, इतने गुस्से में थे कि सबको था कि अब इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। 1990 का केस है, 1991 में उसको फांसी की सज़ा हो जाती है लोअर कोर्ट से, फिर हायर कोर्ट में जाती है ये जो दलील है, एंड वहाँ पे भी फांसी ही रहती है, क्योंकि उस समय का इतना बड़ा केस था, हिला देने वाला केस था, तो फांसी ही कंटिन्यू रहती है। बट उसकी फांसी में स्टे लग जाता है, मर्सी पिटीशन, ये सारी चीज़ें उसने अप्लाई करी होती है। फिर 2004 में उसको फांसी दे दी जाती है। उस समय APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने उसका मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर दिया कि इतने हीनियस क्राइम के लिए, जो 10th क्लास की बच्ची के साथ उसने ऐसा करा, तो फांसी की सज़ा बनती है। फांसी उसे दे दी गई। वो अपनी लास्ट ब्रेथ तक बोलता रहा कि मैंने कोई क्राइम नहीं करा है, मैंने नहीं करा, और उसको फांसी दे दी गई। और वो फिर मर गया। अब 2015 में कोई इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने इस केस को स्टडी करने का सोचा, और उसमें उन्होंने बहुत लूप होल्स देखे, जैसे कि टाइमिंग्स, कि जब वो आया तो वो अगर क्राइम करने आ रहा है, बदला लेने आ रहा है, तो वो गार्ड को ये क्यों बोल के जाएगा कि मैं उनके घर जा रहा हूँ। और इसके अलावा सीमेंट टेस्टिंग नहीं हुई थी उसमें। सीमेंट टेस्टिंग, ये सबसे बड़ा लूप होल था। उसमें आराम से DNA एग्जामिनेशन किया जा सकता था, DNA निकाला भी गया, पर वो कभी भी धनंजय से मैच नहीं कराया गया। पुलिस वालों ने ये सोच लिया कि इसने ही क्राइम करा है, और वो इतने इन्वॉल्व हो गए इसमें कि उन्होंने DNA टेस्टिंग, और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में DNA टेस्टिंग नहीं हो रही थी। 1990s में इंडिया में DNA टेस्टिंग होने लगी थी, काफ़ी रेयर थी पर हो सकती थी, और इतने बड़े केस में ऑफकोर्स होनी चाहिए थी, बट कोई DNA टेस्टिंग नहीं होती। बटन के मिलने से उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया और उसको फांसी की सज़ा दे दी। फिर बहुत इसमें बहुत बातें हुई कि गलत आदमी को फांसी दे दी, हो सकता है। निकाले थे उन्होंने। ये लूप होल था कि जो हेतल थी, उसके पेट में अनडाइजेस्टेड फूड था। सो जो 30 मिनट्स का विंडो था, बेसिकली उसकी मम्मी जब पूजा करने गई थी और वापस आई, तो 30 मिनट्स का गैप था। सो 30 मिनट्स में कोई आया, उसने उसका मर्डर करा और वो भाग गया। कैसे पॉसिबल है? प्लस अगर उसके पेट में अनडाइजेस्टेड फूड था, तो उसने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया होगा। सो लेट्स से 10 मिनट्स उसके खाना खाने में भी लग गया। सो 15 मिनट्स में कोई ऐसा क्राइम कैसे कर सकता है कि कोई बाहर से आया, उसके घर आया, उसने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया, रेप, मर्डर, और फिर उसके बाद भागा। सो ये टाइमलाइंस मैच नहीं हुई। इसके अलावा ये पता लगा कि उसी घर के बाजू वाले घर में एक हाउस हेल्प था, और वो उस क्राइम के दिन से ही गायब था। पुलिस ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली कि ये भी अनआइडेंटिफाइड सर्कमस्टांसेस में गायब हो गया है, वो भी हो सकता है। ये सिर्फ एक टेस्टिंग की वजह से ना ये कंक्लूड कर देते कि धनंजय ने ही क्राइम करा है, या फिर जो और एक मिसिंग पर्सन है वो था, वो भी पॉसिबल क्रिमिनल हो सकता है। घर बिल्कुल सटा हुआ था, हो सकता है किसी काम से वो आया हो, उसका मूड बदल गया हो, और उसने, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सेसिबल है, वो पास में था, 15 मिनट्स में वो कर सकता था। एंड फिर पर ये अनकंक्लूसिव ही रह गया। उस पर्सन का कभी पता ही नहीं चला। इतने साल बीत गए, 1990 से लेकर 2015 आ गया, बट वो पर्सन कहाँ गया, कौन था, किसी को नहीं पता चला। और आज भी ये क्वेश्चन ही है कि जिसको हमने फांसी दे दी, क्या उसने ही ये रेप मर्डर करा था? सो ये सॉल्व होने के बाद भी अनसॉल्व ही रह गया। पर ये वैसे लॉयर को भी डिमांड करनी चाहिए थी, जो डिफेंस का लॉयर था, कि DNA टेस्ट तो कर लो कम से कम। सो यही लूप होल रह गया। उन्होंने भी बचाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो ऐसा केस था कि कहीं ना कहीं बायस हो गए थे, कि उनको भी लग रहा था क्राइम इसी ने ही करा है। सो जब एविडेंसेस मिले, उन्होंने भी गिव अप कर दिया, और DNA टेस्टिंग ने भी। सो DNA टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये एक ऐसा एविडेंस है, ये मिल जाए तो कोई और एविडेंस के। पर वही है, जैसे बटन मिला था और उसके पास भी शर्ट थी जिसमें बटन कोई और ही लगा। हाँ, ये एग्जामिनेशन ये हुआ कि वो सेम बटन नहीं था, उसकी भी फॉरेंसिक टेस्टिंग नहीं हुई ना। अगर फॉरेंसिक टेस्टिंग हो जाती तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि जो अदर बटन्स हैं और ये जो बटन है, क्या वो सेम है। सो बहुत फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के ही यहाँ पे लूप होल्स बच गए कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, DNA एग्जामिनेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से पॉसिबली
धनंजय ने ये क्राइम नहीं करा था, बस उसकी बैड टाइमिंग्स थी एंड बुरी किस्मत थी। तो बेसिकली फोरेंसिक तो मेन एसेंस होना चाहिए किसी भी क्राइम सीन का, जितना स्ट्रांग होगा फिर पुलिस का काम तो क्रिमिनल को ढूंढने का ज़्यादा है। एग्जैक्टली पर फोरेंसिक्स मेजरली चीज़ें पकड़ने का काम, और यही इंडिया में लैक कर रहा था अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इस पे काफ़ी ध्यान जा चुका है गवर्नमेंट का। न्यू लैब्स बन रहे हैं, न्यू यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, इवन स्टूडेंट्स भी बहुत एनकरेज्ड हैं फोरेंसिक ज्वाइन करने के लिए। एंड थोड़े ही टाइम के बाद मैन पावर बढ़ेगी। अभी जो हमारा रीसेंट बजट रिलीज़ हुआ है उसमें 1500 करोड़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एलोकेट किया गया है। तो होपफुली फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छी पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। और ये जो डीएनए की इंपॉर्टेंस मैं बता रही थी, एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग केस रिसेंटली हुआ है मुंबई में। एक डेफ और म्यूट गर्ल है 20 ईयर्स ओल्ड। सो सडनली वो अपनी ग्रैंड माँ को इशारे करके बता रही है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पेट में इंसेक्ट्स चल रहे हैं। सो वो कोशिश कर रही है, क्योंकि म्यूट है, डम है, बहुत मुश्किल है। तो उसकी ग्रैंड मदर उसको हॉस्पिटल लेके जाती है एंड हॉस्पिटल में ये पता लगता है शी इज़ 5 to 6 months प्रेगनेंट, 20 year old गर्ल। सो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देती है, जो हॉस्पिटल टीम होती है, नर्सेज, डॉक्टर्स, पुलिस आती है एंड उससे कम्युनिकेट कर पाना इतना मुश्किल था ऑफ कोर्स, क्योंकि डिसेबिलिटी थी। बट फिर भी उन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी एंड जो उसके वूम में बेबी था उससे डीएनए लिया गया एंड 17 सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स के डीएनए सैम्पल्स लिए गए और सबसे मैच करे गए। एंड इतना शॉकिंग इसका रिजल्ट रहा जो अनबिलीवेबल है एंड हार्ट ब्रेकिंग एट द सेम टाइम। वो डीएनए मैच उसके बायोलॉजिकल फादर से हुआ। सो इतनी बुरी कंडीशन है कि फोरेंसिक्स की ज़रूरत, फोरेंसिक स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो सस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिसमें क्राइम्स नहीं हो रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन फोरेंसिक्स एंड आवर क्रिमिनल जस्टिस। क्रेजी यार, ये तो बहुत ही अलग अलग लेवल की चीज़ें हो रही हैं और मुझे लग रहा है जितना फोरेंसिक स्ट्रांग होता रहेगा ये क्रिमिनल्स भी कोई ना कोई तरीका ढूंढते ही रहेंगे कुछ ना कुछ टेस्ट करने का फोरेंसिक्स को भी। हाँ, बट हाँ ऑफ कोर्स वो कोशिश करते रहेंगे और अभी वो हो भी रहा है। हर एवरी अदर केस इज़ यूनिक इट्स एन ओन वे। सो जब आप देखोगे हर एक बड़ा यूनिक है, अलग है, बट फोरेंसिक्स उसको क्रैक कर लेता है, क्योंकि फोरेंसिक्स का काम ही यही है कि इन छोटी छोटी डिटेल्स को कैप्चर करना और रिवील करना कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। सो जैसे फोरेंसिक्स बढ़ेगा कन्विक्शन रेट्स भी बढ़ेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको विदेश की एक बात बताऊं तो एक बहुत ही, हालांकि पुराना केस है बट ऐसा केस कभी नहीं हुआ आज तक, जेफरी डामर का केस। सो वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों से अट्रैक्ट होता था। उसने 17 यंग लड़कों को मारा, स्ट्रैंगुलेट करा, उनकी बॉडी एसिड में डाल के गलाने की कोशिश करी। एंड ये केस है नेक्रोफीलिया का। और एंड बेसिकली नेक्रोफीलिया ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो डेड बॉडी होती है वो अराउज करती है, और इसके अलावा कैनिबलिज्म का भी। तो वो जितने भी बच्चों को या लड़कों को मार रहा था वो रैंडम प्लेसेस में मिलता था, गे बार्स में मिल जाता था, या फिर किसी टैक्सी स्टैंड पे किसी को लिफ्ट देने के लिए लड़कों को वो ऑफर करता था एंड वो सेफ फील करते थे। ऑफ कोर्स कोई भी फर्स्ट प्लेस पे ये नहीं सोचेगा कि इनके साथ ऐसा क्या हो सकता है। सो वह ऐसे कन्विंस करता था, अपने साथ लेके जाता था, हेल्प करने की कोशिश करता था एंड अल्टीमेटली उनको स्ट्रैंगुलेट करके मार के वो उनको पका के खाता भी था। जब उसको पकड़ा गया तो वो 31 ईयर्स का था सिर्फ, बहुत चार्मिंग, हैंडसम। सो किसी को भी ऐसे देख के नहीं लगता था वेल एजुकेटेड, पर वो बचपन से उसकी अपब्रिंगिंग बहुत चैलेंजिंग रही। सो हमेशा माँ बाप झगड़ा करते रहे, है ना, माहौल बहुत ख़राब रहा। तो खैर वो सिजोफ्रेनिया से भी जूझ रहा था, है ना, सिजोफ्रेनिया था, साइकोसिस था, तो उसको मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर्स थे। अच्छा। जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। वो डेड बॉडीज़ को स्टोर करता था। उसके घर में बड़े बड़े एसिड के कंटेनर्स थे जिसमें वो डेड बॉडीज़ को डाल के गलाता था, और बचपन में भी वो ऐसे ही करता था। वो छोटा था तो कहीं जंगल में खेल रहा है तो वो जानवरों को, कैट्स के बच्चे, बर्ड्स को ऐसे ही करता था कि उनको मार देता था, फिर उनको डिकम्पोज होते हुए देखता था, उनको एसिड में गलाने की कोशिश करता था। उसके जो पापा थे वो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, तो उसको वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी और वो बचपन से ऐसे करता था। बड़े होने के बाद वो ह्यूमंस में शिफ्ट हो गया, अपने लव इंटरेस्ट पे शिफ्ट हो गया। सो ये 17 सीरियल किलिंग्स बहुत ही लंबे समय, 1978 से शुरू हुआ, 1990s तक ये चलता रहा। एंड इसका कब पता चला, क्योंकि बहुत पहले का टाइम था तो बहुत एडवांस टेक्निक्स नहीं थी,
बट एक लड़का इसके चंगुल से भाग गया और वो भाग के पुलिस के पास गया और उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। पुलिस को पता लगा कि ये इतना बड़ा केस है। वो बहुत टाइम से सीरियल किलर को पकड़ रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, सर्च कर रहे थे इस सीरियल किलर को कैसे भी पकड़े, क्योंकि 17 डेथ्स बहुत बड़ा नंबर होती है। करेक्ट। सो उन्होंने फिर उसे पकड़ा। जब उसको पकड़ा तो उसके घर से बड़े बड़े एसिड के कंटेनर्स, फ्रिज में स्केलेटन हेड, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, पैकेट्स में ह्यूमन मीट, ये सारी चीज़ें रिकवर हुई थी। तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत ही क्रेजी केस है ये। इंडिया में भी ऐसे ही केस है निठारी का। सो ये भी कैनिबलिज्म। सो यही है कि अगर हम कंपेयर करें, चाहे इंडिया हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो, जो मेंटली अनस्टेबल हैं या जो मेंटली सिक हैं, पैरानोया, सिजोफ्रेनिया, सो वो इस तरीके के स्टेप्स ले लेते हैं या फिर इस तरीके के क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट ये जो इस तरीके का केमिकल होता है जो बॉडी गला ही देता है पूरी या डिसॉल्व कर देता है, तो फॉरेंसिक पकड़ पाता है उस चीज़ को कि जब वो डिसॉल्व हो चुकी है पूरी बॉडी, फिर ही पता लग जाता है किसका है क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो बोन्स होती हैं वो बहुत जल्दी नहीं गलती। इवन जो बोन्स होती हैं उनमें जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। एसिड से भी बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा नहीं कि 1 मंथ में 2 मंथ में, कई ईयर्स लगते हैं। और इवन अगर हम ज़मीन में दफना रहे हैं बॉडी, तो वो तो स्केलेटन फॉर्म में हमेशा रहता है। सो चाहे कितना भी स्ट्रांग एसिड क्यों ना हो, बोन्स को, टीथ्स को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। जो हमारा फ्लश है उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो और पर बोन्स अगर है, टीथ्स हैं, तो डीएनए तो हम उससे भी निकाल सकते हैं, बोन मैरो से, टीथ के पार्ट से, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है किसकी बॉडी है, एज क्या रही होगी, तो ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। और अगर हम इंडिया और बाहर के, जैसे हमने क्राइम्स कंपेयर करें, अगर हम इंडिया और बाहर के फॉरेंसिक्स को कंपेयर करें तो वो लोग ज़्यादा एडवांस है हमसे या अभी इक्वल चल रहा है टेक्नोलॉजी वाइज और चीज़ें? ऑफ कोर्स वो लोग ज़्यादा एडवांस्ड हैं, क्योंकि हमारे अभी देश में फॉरेंसिक डेवलप हो रहा है, उनके पास डेवलप्ड है, वो उस प्लेस पे हैं कि एवरीथिंग इज़ देयर, सारे इंस्ट्रूमेंटेशन, न्यू टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी उनके पास पहले आई है और है। हम अभी वो डेवलप कर रहे हैं, मैन पावर जनरेट कर रहे हैं, स्किल्ड पर्सन क्रिएट कर रहे हैं थ्रू यूनिवर्सिटीज़, लैब्स, तो थोड़ा टाइम है अभी उनको कैच करने में। बट हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है जो फोरेंसिक होल्ड है इंडिया में अभी, इट्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग। और जैसे आप पढ़ाते हो तो जो पढ़ाई का लेवल है, वो करिकुलम वगैरह, वो सब भी बाहर से इंस्पायर्ड है या इंडिया का अपना खुद का है, या वो स्टैंडर्डाइज्ड है पूरा वर्ल्ड वाइड? सो स्टैंडर्डाइज्ड है, जैसा बाहर पढ़ते वैसा ही करिकुलम यहाँ का भी है। सो वही लैब्स में प्रैक्टिकल्स करना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, सब कुछ काइंड ऑफ इक्वल है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स करके पीएचडी करने भी बाहर चले जाते हैं, एंड वो बहुत वेलकम करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एजुकेशनल फ्रंट पे उतने ही स्ट्रॉन्ग है। और एआई भी हेल्प कर रहा है फॉरेंसिक में कुछ, जैसे एआई में इतनी डेवलपमेंट आ रही है तो वो कैसे यूज होता है? सो एआई हेल्प कर रहा है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है फेस रीजेनरेशन, जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि अगर स्कल मिल गया तो सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं। पहले ये क्ले से किया जाता था कि अगर स्कल मिला है तो ये फेस कैसा दिखता होगा, अच्छा, इसका फेस कैसा होगा। सो उस स्कल के ऊपर फेस बनाना पहले क्ले से होती थी, बट जैसे जैसे डिजिटल डिवाइसेस आ गए, फिर डिजिटली करने लगे। अब हम एआई से जनरेट करते हैं, और एआई से इतना परफेक्टली जनरेट होता है कि एग्जैक्टली वो पर्सन कैसा दिखता होगा, जो स्कल आपको मिला है वो वैसा जनरेट करके देता है। तो क्राइम सॉल्व करने में, इमेज जनरेशन में, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में एआई बहुत हेल्प कर रहा है। मैम, वैसे आपके साथ कैसे इंटरेक्शन होते हैं लोगों के, सिंस लोगों को पता है कि आप फोरेंसिक्स में हो और आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो लोग कैसे क्वेश्चन आंसर्स कुछ आपको क्रेजी कुछ पूछते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि क्या पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में सच में पता लग जाता है कि डेथ क्यों हुई है। कई लोग पॉइजन का नाम लिख के पूछते हैं कि अगर ये पॉइजन कोई किसी को दे दे तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि यही वाला पॉइजन है, कब दिया, कितने अमाउंट में दिया। तो ये कमेंट्स देख के मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि इतनी हिम्मत है इनकी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये पॉइजन देने से क्या पता लग जाएगा, पोस्टमार्टम में क्या होता है, पोस्टमार्टम में पता लग जाएगा क्या। तो ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, और मैं ऐसे क्वेश्चन यूजुअली आंसर नहीं करती। बट हाँ, फोरेंसिक्स में चाहे कोई भी पॉइजन हो, कोई भी मेथड से किसी को मारा गया हो, वो सब कुछ पता लग जाता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और विसरा एग्जामिनेशन में। इवन ये भी पता लग जाता है कि कितनी क्वांटिटी पॉइजन की दी गई, कौन कौन से इंटरवल में दी गई, और अगर कोई लंबे समय से किसी पॉइजनिंग का शिकार है तो वो पूरा का पूरा डेटा बॉडी में स्टोर हो रहा है, हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में, कि इतने ईयर्स, इतने मंथ से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉइजन के कॉन्टैक्ट में भी अगर कोई आ रहा है या कोई स्लो पॉइजनिंग हो रही है तो वो भी फोरेंसिक ट्रैक कर सकता है।